अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज के अगर हम दिन की बात करते हैं तो काफ़ी खुशियों भरा दिन है। जैसे कि गुज़िश्ता दिन यानी कि बात की थी और मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से किया था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशियों भरा दिन है। लेकिन आज का दिन जो है यकीनी तौर पे लेकिन कल रात की अगर मैं बात करता हूँ तो कल रात तक चलते कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद दोबारा जो था हमें डर सा ये लग गया था कि कहीं जो सीज़ फायर है वो कहीं उसकी वायलेशन ना हो जाए या उसको रिवोक ना कर दिया जाए और दोबारा जो मशरिक़ वुस्ता जो है वो जंग-ओ-जदल की बादलों में और गर्दो-गुबार में कहीं गुम होता हुआ हमें नज़र ना आए। लेकिन फिर भी हालात जो थे वो उस नहज पे नहीं पहुँचे जो जिसकी वजह से जो है वो सीज़ फायर को किया गया था। लेकिन खिलाफ वर्ज़ियाँ तो हुई हैं, यकीनी तौर पर हुई हैं, लेकिन उसके में जो सबसे बड़ा जो हाथ था या आप ये कह लें जो कल्प्रिट है वो इज़राइल ही है। क्योंकि इज़राइल ने सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो था लेबनान के ऊपर उसने हमले कर दिए और उसने ये कहा कि इस सीज़ फायर के अंदर जो है वो हिज़्बुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ या लेबनान जो है वो शामिल नहीं है, लिहाज़ा उसके पास पूरा इख्तियार हासिल है कि वो हिज़्बुल्लाह को मारने के लिए या उसको तबाह-बर्बाद करने के लिए जो है वो लेबनान के ऊपर हमले करे। जिसके जवाब में कल रात ही जो था ईरान की जानब से जो था ना वो बहर हर्मुज़ को यानी कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया। अगरचे कि कल जो था वो एक अच्छे जेस्चर के तौर पे गुड जेस्चर के तौर पे 2 जहाज़ जो थे वो वहाँ से निकले भी थे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा बहर हर्मुज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई या वहाँ से रास्ते को बंद कर दिया गया तो एक दफ़ा फिर चहमगोइयाँ शुरू होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। उसी दौरान में अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की जानब से भी बहुत सारे बयानात आए, जेडी वेंस की जानब से भी बयान आया और जेडी वेंस का जो बयान था वो यकीनी तौर पे काबिल गौर भी था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान ने ये समझा कि ये जो सीज़ फायर है इसके अंदर लेबनान भी शामिल है। उसकी रीज़न ये थी कि ईरान की जानब से जो मुज़ाकरात के लिए पॉइंट्स दिए गए थे या जिसके ऊपर वो बैठने की शर्त पे यानी कि जिन पॉइंट्स की शर्त पे बात करने की शर्त पे वो मुज़ाकरात में आने के लिए तैयार हुआ था, उसके अंदर हिज़्बुल्लाह, हमास और के ऊपर भी हमले बंद करने की बात हुई थी। लेकिन इज़राइल ने जो था और ख़ास तौर पे जेडी वेंस का जो बयान था, उसके फ़ौरन बाद ये बात खुल के सामने आ गई कि उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन ईरान जो है अभी भी इस बात पे ज़िद है कि जब तक कि ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, उस वक़्त तक मेरी जानब से जो आपने हर्मज़ है, वो बंद ही रहेगी। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की जानब देखता हूँ, तो इस वक़्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और वो प्रेशर जो है वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करा रहा है, बल्कि इस वजह से भी प्रेशर और भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि लेबनान की जानब से बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को शिकायत भी की गई है कि इज़राइल के इस हरकत को जो है उसको जानब देखें और इसके लिए भी कुछ रोकथाम के लिए कोई बात करें और इज़राइल को रोकें। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर दूसरी जानब हम देखते हैं तो बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं, उनकी जानब से पाकिस्तान को मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं। और जैसे अगर एक ज़माने में अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो दूसरे ममालिक को फ़ोन करती थी और उनके ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म या सदूर जो थे वो फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं करते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी है कि तकरीबन रोज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो सैकड़ों अपना दसियों नहीं, तो कम से कम 5 से 7 जो है वो ममालिक है, उनकी जानब से मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं और मुबारकबाद पेश की जा रही है और पाकिस्तान का साथ देने पे उनकी आमादगी भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते भी हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इज़राइल अपनी हठधर्मी से नहीं हट रहा। अब इज़राइल को उसको हठधर्मी से कौन रोक सकता है? आया कि अमेरिका या चाइना। लेकिन अगर हम ईरान की जानब देखते हैं तो ईरान का गारंटर जो हमें नज़र आ रहा है इस वक़्त जो बिल्कुल बड़े आबो-ताब के साथ खड़ा है वो रशिया और चाइना है। इज़राइल का गारंटर कौन है? अमेरिका। अमेरिका तो खुद एक पार्टी है और वो मुज़ाकरात के अंदर खुद शामिल हो रहा है, तो उसकी गारंटी कौन देगा? ये क्वेश्चन है। इस पे हम यकीनी तौर पे डिबेट करेंगे और इसके साथ-साथ अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो यूएई की जानब से जो है कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं और वहाँ से जो जो मुकीम हैं पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक के लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। और इसी तरह का एक वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान और बहुत सारे लोगों के जिनके गोल्डन वीज़ाज़ भी जो है वो उन्होंने यूएई ने जारी किए थे, वो भी कैंसल करके निकाले जा रहे हैं और उसका एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के एक डॉक्टर साहब हैं जो कि वहाँ पे गुज़िश्ता 16 बरस से रह रहे थे अपनी बीवी-बच्चों समेत जो कि गोल्डन वीज़ा हामिल थे, उनको भी यकजंब-ए-कलम
जो है उनको कैंसल कर दिया गया, उनका अकामा कैंसल कर दिया गया, उनका वीज़ा कैंसल कर दिया गया, उनको पाकिस्तान भेज दिया गया और उसकी रीज़न क्या बनती है, इस पे भी हम बात करेंगे। और भारत के अंदर जो सफ़े मातम बिछा हुआ है और वो यकीनी तौर पे जो है वो भारत की ज़ख्मों के ऊपर मुसलसल नमक जो है पाशी जो हो रही है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की जानिब से या यूरोपीय ममालिक की जानिब से या दुनिया के दूसरे ममालिक की जानिब से नहीं, भारत के अपने अंदर से भी जो है वो नरेंद्र मोदी के ज़ख्मों के ऊपर मुसलसल जो है नमक पाशी की जा रही है। हम उस पे भी बात करेंगे, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं और भारत का जो पढ़ा-लिखा तबका या संजीदा जो लोग हैं, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इस एफर्ट्स को वो एप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए तहनीती पैगामात जो हैं, वो हमने गाहे-गाहे हम जो ट्विटर पे या एक्स जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर हम देख भी रहे हैं। और दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश जो है, जो कि एक ज़माने में हसीना की अ, शिकंजे में था, जो कि भारत की पेरोल के ऊपर काम कर रही थी या आप ये कह रहे थे कि शी वाज़ ट्रीटेड टुवर्ड्स भारत। उसके वहाँ से जाने के बाद, रजीम चेंज होने के बाद बांग्लादेश की अवाम ने शायद ये समझा था कि अब हम थोड़ा सुकून में आएँगे, लेकिन अभी तक उस रजीम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो बावजूद कोशिश के भी वहाँ से नहीं निकाल सके और आने वाले चंद सालों के अंदर शायद कि कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन अब तक जो भारत जो है, अभी तक उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बांग्लादेश की मैनेजमेंट के अंदर, उनकी रियासत के अंदर, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर और उनकी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर अभी तक उसका इन्फ्लुएंस उसी तरह मौजूद है, जिस तरह कि वो हसीना के दौर में था। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज जो है स्टूडियो में हमें जॉइन किया है डॉक्टर रईस अहमद साहब ने। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। उनके साथ-साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली तलत आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं रईस साहब मैं आपसे जो है वो बात को शुरू करता हूँ क्योंकि दरमियान में 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें कि हमारे जो भारतीय जो है सहाफ़ी और जो बांग्लादेश के सहाफ़ी यकीनी तौर पे हम उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन राइट नाउ अ, सर ये जो सीज़ फायर हुआ है, पाकिस्तान के एक कलीदी किरदार इसमें उसने अदा किया। मैं ये नहीं कहता कि 110% सर इसने किया, लेकिन एफर्ट्स इसमें इसकी शामिल हैं। और अभी जो इज़राइल की जानिब से बार-बार जो है इस सीज़ फायर को सबूताज़ करने की कोशिश की जा रही है। कुछ याराने मन तो ये भी कहते हैं कि इसमें यूएई भी शामिल है। तो सर आप कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई ये अभी कल जो है आज ऐलान भी हो चुका है, जेडी वेंस जो है वो अपने पूरे अपना लाओ लश्कर के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स थी उसने जाके जो ईरान का जो पूरा वफ़द था उसको एस्कॉर्ट किया, एस्कॉर्ट करके लाहौर पाकिस्तान तक उसको ले भी आए हैं आज की खबरों के मुताबिक। तो सर क्या ये कुछ बातें चलेंगी या इज़राइल की जानिब से मुसलसल जो छेड़खानियाँ हो रही हैं उसकी वजह से कुछ रखने भी पैदा होंगे सर? देखिए मैं माज़रत के साथ पहले आपकी एक दो चीज़ें जो आपने पॉइंट उठाए मैं उनको ही रेफरेंस बना के आगे बढ़ूँगा जी, जी, अगर बिल्कुल आपकी श्योर। इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर, जो ठीक आपने कहा इज़राइल और यूएसए जो है इनमें से ये कौन है है। गारंटर कौन है सर? गारंटर कौन है? अच्छा गारंटर चाइना भी नहीं है और रशिया भी। ठीक है। नो गारंटर है। सही। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हिमायत याफ्ता। आप अच्छा। ये कहिए कि या चाइना की टिल हिमायत टुवर्ड्स कह सकते हैं सर आप? आप उसको नाम दे लीजिए। चाइना की हिमायत हासिल है ईरान को और रशिया की हिमायत हासिल है। ठीक है। और इसराइल को यूएसए की हिमायत हासिल है और बहुत अच्छे से थपकी दे के फिक्र ना करो हम तुम्हारे पीछे। तो यहाँ पर गारंटर खत्म हो गया। ठीक है। गारंटर और चीज होती है, हम पहले तो ये तय कर लें। ठीक हो गया। और ये दोनों एक स्नेक है जिसके दो हेड। सही। एक हेड इसराइल है और दूसरा अमेरिका। जी मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया जो इतना चिढ़ रहा है या जो बौखलाया हुआ है या उसको अंदर से इतनी इस वक्त प्रेशर मिल रहा है तो वो मैं समझता था जिस वक्त इन्होंने अजय शंकर को हाँ जी एस जयशंकर को जब इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया तो ये बहुत तालीम याफ्ता और बहुत जीरक आदमी, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि ये इस जगह पर आकर अपनी डिप्लोमेसी में टोटली फ्लॉप हो। सही। इंडिया अपने पावर अपनी ग्रैस्प खो चुका है साउथ ईस्ट एशिया। सही। और वो इस वक्त जिसको कहते हैं पंजाबी में खुड्डे लाने लगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आपकी मैं ये सारी बातें करते हुए अब हम पहुंच जाते हैं इस मकाम पे कि क्या ये सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है। ये इसको मैं ये मेरी राय है। You don't have to agree with me, but I think it was not a ceasefire, it was a break. ठीक है। ये ब्रेक की रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें कुछ ब्रेक दिला दो क्योंकि उनके पांव उखड़ने लगे थे सही। और उनको ये लगा अब वो
अपनी ताकत मुज्तमा करके दोबारा आएंगे ठीक और है, फिर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो दिस गया, इज व्हाट आई सेड। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा तलत साहब ये जो भी आपने कही है, सॉरी अपनी जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही, अगर हम उसको देखते हैं उसके मुताबिक जो है वो यानी कि गारंटर इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। गारंटर जो है वो कोई भी नहीं है। सिर्फ अगर हम देखते हैं तो ईरान जो है वो चाइना और रूस की हमायत हासिल करके बैठा हुआ है, और इसराइल को थपकी जो है अमेरिका की जानब से मिल रही है। और अगर कल की इन्हीं की बात को अगर मैं आगे लेके चलता हूं, तो कल का जो बात था, कल को जो ईरान की जानब से जो ट्वीट आई थी, जो बेसिकली ईरान का वजारत खारजा की जानब से जो बेसिकली बयान आया था, उसके मुताबिक ये था कि अगर अमेरिका वाया इसराइल अपनी जंग को जारी रखना चाहता है तो हमें बता दे, ताकि हम उसके मुताबिक जो है अपने उसको जवाब देना शुरू कर दे। तो सर क्या वाकई ही जो ये सारी बातें हुई हैं, अगर हम कड़ियों से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दें, तो क्या मुज़ाकरात के मेज के ऊपर हमें आज नहीं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जाके कुछ ना कुछ हमें स्टेबिलिटी नजर आएगी, या लड़ाई झगड़ा होता नजर आ रहा है? सर स्टेबिलिटी जिस तरह आइसबर्ग की तरह बस ऊपर से नजर आ रही है, नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो समुद्र के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है। और इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अच्छा, अभी सर हमें जो हम चूंकि पाकिस्तानी है और ईरान हमारा हमसाया इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, तो हमारा ज्यादा फोकस है ईरान के ऊपर। अभी आपके इल्म में होगा कि ईस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे सऊदी अरेबिया और ईरान वन साइड पर हैं, इसराइल और यूएई एक साइड पर हैं। बिल्कुल ऐसे, जिसमें आपके सामने यमन है, छाड़ है, सूडान है, उसके साथ लीबिया है, इजिप्ट खुद जो है इसराइल का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो अब उसको अगर यहाँ से वो बैक ऑफ करता है, तो उसको जो पूरा अफ्रीका है वहां से भी बैक ऑफ करना पड़ेगा। और फिर जो उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है कि हमने इतने अरसे के अंदर जो है ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना है। और अगर ये जंग इस खित्ते में रुक जाती है, अमेरिका सरेंडर करता है और इसराइल भी सरेंडर करता है, तो फिर इसराइल फिर भी बाज नहीं आएगा। इसराइल का फिर अगला टारगेट होगा यूएई, जो उसका अपना इत्तेहादी है, बिल्कुल, और सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उन लोगों का जो उनका जो कह लें आप सुप्रीम लीडर कह लें, सुप्रीम लीडर तो नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि शैतान लीडर, वो किसी भी सूरत में हाल में जो है वो बाज आने से नहीं आने, किसी भी सूरत हाल में। उसका जो आप अर्ली 90s के अंदर उसकी स्टेट्स में देखें और आप देखें, कोई फर्क ही नहीं, बल्कि और अग्रेसिव होता चाह रहा है। और उसका यही प्लान है कि उसने ये पूरे जो मिडिल ईस्ट है इसके अंदर तबाही और बर्बादी में छा। ठीक है, सही, आपका ये पॉइंट आ गया। अच्छा रईस साहब, अगर इसी चीज को मैं देखता हूं तो ठीक है सर, ये एक जो एक्सपेंशन प्लान है, आप ये कहेंगे ग्रेटर फॉर द ग्रेटर इजराइल, ठीक है। लेकिन सर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है कि यूएई जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी के तौर पे, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय फॉर इजराइल सर बन के बाहर आया, सर उभर के बाहर आया? अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अभी आया, इस जंग पे आया। मैं ये मानता हूं कि ये उस वक्त शुरू हो गया था जब इन्होंने मंदिर का इफ्तिताह किया था। मैं उस वक्त से समझ रहा था कि ये इसराइल की तरफ रागिब हो रहे हैं, ये एक रास्ता है। द वे दे आर मेकिंग पीपल्स माइंड कि हम मंदिर का, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वहीं से आप जानिए कि ये वहीं से शुरू हो गया था कि दे आर लीनिंग डाउन टुवर्ड्स इजराइल। ठीक है। तो अगर हम उसको उस वक्त से ले तो ये हमें मुझे अचंबा नहीं है। और ना ही सऊदीया के ऊपर भी मोहम्मद बिन सलमान ने वो जो उनकी सिटी नई बन रही है, नेओम सिटी जो है, उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट इजराइल के पास हैं, और वो सब बिलियंस, 100 ऑफ बिलियन की वो सरमायाकारी कर रहा है। तो वो ऐसे नहीं होती सरमायाकारी करने के लिए कुछ गारंटीज देनी पड़ती है, कुछ मुआहदे करने पड़ते हैं कि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, तब सरमाया आता है। और वो भी सैकड़ों बिलियंस में ऐसे ही नहीं आ जाता। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो ये सवाल है कि ये सामने आया एकदम, इसके वो इजराइल की तरफ लीनिंग करता हुआ, मैं समझता हूँ ये एकदम नहीं आया। इट वाज हैपनिंग सिंस लॉन्ग टाइम, इट वाज हैपनिंग। अगर आप नजर आ पाया ना, नजर आ पाया, एग्जैक्टली, अब नजर आया है, जो कि इस बात पे मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि ये इस यूएई को ये समझना चाहिए कि ये जंग तो कभी भी बंद हो जाएगी, लेकिन ये इसका किरदार जो है ये इसको यहीं रहकर पूरा करना है, और इसमें इसको काफी नुकसान होने का अंदेशा है। ठीक हो गया। अच्छा अभी अली, जो यही बात है, अगर इसी को मैं आगे लेता हूं, तो हमें यहाँ सबसे बड़ा एक चीज नजर आ रहा है कि चले सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भारत से जो है वो अजय शुक्ला साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले इनको ले लूं सर। जी जरूर लीजिए, जरूर। उसके बाद फिर मैं अली शुक्ला भाई कैसे हैं सर आप? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप सबको सलाम।
जी मैं अच्छा हूँ, आप सबको सलाम। जी 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 वालेकुम जी जी सर, आपको भी, आपको आप पे भी सलामती हो। अजय शुक्ला, आपकी तबीयत ठीक है सर? कैसे मिजाज है आपके? जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ठीक हो। अजय भाई देखें, आपसे पहले भी एक ऑफ कैमरा भी आपसे बात हो रही थी और बड़ी डिटेल में बात हुई थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एक छोटी सी अचंभे वाली बात थी सर, देखें भारत का जो पढ़ा लिखा तबका है उसने तो यकीनी तौर पे नरेंद्र मोदी की तमाम चीजों को और खासतौर पे जयशंकर साहब की चीजों को उन्होंने तो सर उनको लताड़ा लताड़ा है। लेकिन सर ये आरएसएस के जो लीडर है और वो मेंबर ऑफ द असेंबली है उनके, उन्होंने सर भी कहना शुरू कर दिया, और शिवसेना के जो है वो अपना संजय रावत ने, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जी मोदी ने तो हमें किसी जगह का नहीं छोड़ा। तो सर आप क्या देख रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सर वो जो एक विश्व गुरु बनने के उनके ख्वाब थे, और वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के जो वो सरदार बने हुए थे और पूरी दुनिया को अपने मुताबिक लेके चलना चाह रहे थे, तो सर क्या घर के अंदर ही उनकी इतनी इज्जत अफजाई क्यों होनी शुरू होगी सर? देखिए मैं इस बात से तो वो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आरएसएस कहीं पर भी उनको कंडेम कर रहा है या आरएसएस कहीं कह रहा है कि उनकी हैसियत कम हो गई है। ठीक है। आरएसएस तो इसको न्यो प्ली दे रहा है अच्छा। कि हिंदुस्तान ने अपना जो है हित सोचा है और अपने फायदे को देखते हुए उसने इस मसले पर न बोलने का फैसला लिया है। अच्छा, ठीक तो है। वो तो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी आवाम जो है, जो समझदार भी है और समझती है और जो तमाम तकलीफें भी सह रही है, वो जरूर कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसीज लाई हैं, चाहे हिंदुस्तान के भीतर हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, अपने आप को जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे विश्व गुरु, वो तो विश्व गुरु नहीं बने। सही। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एकदम से इतना बड़ा कर लिया, वो बहुत ज्यादा निश्चित रूप से मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए यकीनी नहीं है। वो ये सोच के परेशान है कि पाकिस्तान इतना बढ़ जाता है और 140-45 करोड़ का देश जो है, उसका प्रधानमंत्री इस पूरे सिनेरियो में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और दिख भी रहा है तो झुका हुआ, डरा हुआ इजराइल और अमेरिका के अलाइन दिखाई दे रहा है। सही। ये बात हो रही। लेकिन सर यहाँ पे अशोक भाई, बहुत सारे दोस्त अब आप हमारे ये भी कहते हैं कि क्योंकि जो जो मर्जी हो जाए, और नरेंद्र मोदी जो है वो अपना इजराइल के से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि वो फादरलैंड है और हम जो है मदरलैंड से हमारा ताल्लुक है। भारत जो है वो मदरलैंड है, इजराइल जो फादरलैंड है। और उसके अलावा जो उनकी असेंबली के अंदर उनकी पार्टी ने जो वहां पे तकारीर की, अगर मैं अमित शाह साहब की बात करता हूं तो उन्हें तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि भारत जो है वो अखंड भारत के लिए है, यानी कि काम करेगा। इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के लिए काम करेगा, और सिर्फ दो ऐसी कौमें हैं, एक उन्होंने पाकिस्तान का यानी कि पाकिस्तान का नाम लिया, और दूसरा उन्होंने ईरान का नाम लिया, कि इनको हर सूरत में इस सफ़े हस्ती से मिटना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी कौमें हैं जो कि दो कौमों के ख्वाब के सामने दीवार बना के बैठे हुए हैं। तो सर ये जो इससे पहले जो आपने बात की है सर, अगर उसको इसके साथ मिला के देखें तो सर आप क्या, इस सिनेरियो क्या नजर आता है सर आपको? देखिए मुझे बड़ा आश्चर्यजनक ये लगता है कि वही नरेंद्र मोदी जब यूएई के सुल्तान से मिलते हैं या वहां के प्रिंस से मिलते हैं तो कहते हैं ओ माय ब्रदर, और ये कह के गले लगते हैं। सही। और दूसरी तरफ क्यों नफरत का माहौल रखते हैं और क्यों ग्रेटर इजराइल को वो सपोर्ट करते हैं, इसको लेके जरूर सवाल उठता है। हालांकि इसका एक सवाल का जवाब ये है कि जो यदि आप हिस्ट्री में देखेंगे तो यहूदी जब वहां से भागे थे तो आके हिंदुस्तान के जिन हिस्सों में बसे थे उनमें से गुजरात था, महाराष्ट्र का कोंकण था, इसी तरीके से आगे था। तो उस जमाने में जहां पे आके बसे, तो ये माना जाता है कि जो आरएसएस के वो थे जिन्होंने बनाया था आरएसएस, डॉक्टर हेडगेवार, वो और उसके बाद के तमाम सारे इनके जो संघ प्रमुख हुए हैं आरएसएस के, तो वो जो है जो चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं, वो चित्पावन ब्राह्मण भारत में तो होते नहीं थे। तो ये यहूदियों ने ही अपने आप को चित्पावन ब्राह्मण यहाँ कहा,
सही कि सही चिता से बने हुए और वो चित्पावन ब्राह्मण, हाँ तो ये कह के, और इनके और उनके लक्षण भी मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में, और जो आरएसएस का अपना वो है कि मोटो, उसमें उनके लिखा हुआ है कि हम इनके साथ में, यहूदियों के साथ में बहुत दोस्ताना रिश्ते रखेंगे, फैमिली रिलेशंस रहेंगे। सही तो यानी ये कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो इनके संगठन के कारण है, इनका है। ऑर्गेनाइजेशन ही उसको सपोर्ट करता है, इसलिए दोनों की सोच भी एक जैसी है। ठीक हो गया। वो भी इस्लाम खत्म करना चाहते हैं, ये भी इस्लाम खत्म करना चाहते हैं, वो भी तमाम उस धरती के विरोधी है, लेकिन फिर इसके बाद में उन इस्लामिक कंट्रीज में जाके क्यों ब्रदर ब्रदर करते हैं, ये नहीं समझ में आता है। ठीक जी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर आपका। सर मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रईस अहमद जो है वो मौजूद है, तज्जियाकार है सर, वो आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब। शुक्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो। आपसे एक सवाल है, बीइंग एन इंडियन, आप ये मुझे बताइए कि मैंने जाती तौर पे बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि आप लोगों ने जब अपना फॉरेन मिनिस्टर चुना था, वो बहुत काबिल और इंटेलिजेंट आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद आप पॉलिटिकली फॉरेन पॉलिसी में बुरी तरह से फ्लॉप हुए, आपकी क्या राय है? नहीं, इस बात को तो चूंकि हमारी पार्लियामेंट में खुद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इसके तमाम सारे सबूतों के साथ में पेश किया कि भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, वो पूरी तरीके से फेल रही है, और एक जगह नहीं, हर मोर्चे पे फेल रही है। ना हम पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ताना रिश्ते बना पाए, और ना हम चाइना को दबा पाए, और ना ही हम बांग्लादेश को संभाल पाए, ना ही हम श्रीलंका को संभाल पाए, ना ही हम नेपाल को संभाल पाए। सही सही। भूटान से भी आज हमारे कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। अच्छा, दुनिया में जब पाकिस्तान के साथ में हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सही। तो पाकिस्तान के साथ तो कई देश बिल्कुल खुल के खड़े थे, हिंदुस्तान के साथ तो कोई एक भी कंट्री नहीं खड़ा था। तो ये जरूर इसको लेके सवाल हुआ कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी आखिर फेल क्यों हुई। तो इसका भी जवाब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर राहुल गांधी, वो देते हैं कि असल में भारत की विदेश नीति जो है भारत में नहीं बन रही है, वो कहीं अमेरिका में बैठ के बनाई जा रही है, या इजराइल में बैठ के बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है, ये देखना होगा। ये शुक्ला साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वाज अबाउट टू आस्क यू, कि ऐसा लगता है, और वो उन्होंने उसको बता दिया कि वो तो अमेरिका से बन रही है, इसराइल से बन के आ रही है। ये और मुझे ये किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा लग रहा है, ऑन द राइट टाइम दे विल जंप इन, डू यू थिंक सो? मैं इसको मान सकता हूं, क्योंकि देखिए आप एक चीज समझिए कि अमेरिका और इजराइल के अलाइन होने की बात जो 6 फरवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें लिखा कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी वो अमेरिका के अलाइन होगी। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है 6 फरवरी के। तो इससे हमें लगता है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल है, और वो क्या खेल है वो तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। शुक्ला साहब एक चीज जो है ना, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है, क्योंकि मैं भी गुजरे 2-4 दिन से आपके जो थिंक टैंक है, मैं उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसमें एक बड़ी अजीब सी बात की है उन्होंने, कि जो एनालिस्ट है उन्होंने ये बात की कि हमने 10 साल पहले जो उड़ी में वाकया हुआ था, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बिल्कुल वॉश आउट कर दिया था इस पूरी सफारतकारी से, इंटरनेशनल फ्रेम से, या इस पूरे एक सीन के अंदर से। लेकिन अब जो है वो ये जैसे ही हुआ है सिंदूर, ये पहलगाम वाकया हुआ है, और कहना तो नहीं चाहिए सर, देखिए उड़ी में भी जाने गई मासूम जाने गई, पहलगाम में भी मासूम जाने गई, लेकिन इस दफा नरेंद्र मोदी का वो चूरन नहीं बिक सका जो कि उड़ी के मामले में बिका था, और उसके बाद पाकिस्तान को उसने वाइप आउट कर दिया था। लेकिन यहां पे शिकायत भी जो है वो नरेंद्र मोदी ने लगाई, और वाइप आउट भी जो है नरेंद्र मोदी हो गया। जी, योर टेक सर।
देखिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। आपने एक घटना को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, लेकिन आज तक किसी का भी डोजियर तो आप नहीं दे सके, ना तो देश के बाहर दे सके, ना देश के भीतर। ये आपने बार बार कहा कि इसमें पाकिस्तान कहा था, हम भी मानते हैं। लेकिन यदि मानते हैं तो मानने पे हमें साबित भी तो करना होगा। ब्लैक एंड व्हाइट तो साबित करने के लिए कोई एविडेंस रखा नहीं गया। इसका मतलब है ये कहीं और गेम प्लान है और कहीं किसी और चीज से है। ये एक सवाल जरूर खड़ा है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तलत शुक्र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा सवाल ये है कि अभी सुनने में ये आ रहा है या कुछ स्ट्रेटेजिक ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो है अभी रजीम चेंज होगा, ट्रंप साहब की छुट्टी होने वाली है। तो मुझे ये पूछना था कि अब उसके बाद नेतन्याहू पहले जाएंगे या मोदी साहब पहले जाएंगे, क्योंकि दोनों की पॉलिसी जो है दोनों के मुल्कों के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़ाहिर काफिल बनती जा रही है। लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो जैसे ही हम दोबारा से राब्ता होता है उस दौरान में हम देखते हैं। लेकिन जो उन्होंने बातें की मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर बातें की और बड़ी सॉलिड बातें की उन्होंने। बिल्कुल। और इसमें जो उन्होंने बातें की, एक्चुअल जो भारत का जो करैक्टर है वो खुल के जो है वो सामने आ गया। और मेरा ख्याल है कि इतनी हिम्मत तो शायद किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में शायद मेरे अंदर भी ना हो। नहीं, he was very honest, कि मैं वहां पे बैठ के इस किस्म की बात करूं। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो मोदी, जो नरेंद्र मोदी जो है, अब वो बेसिकली उन्होंने अंडर द लाइन ये कहा कि ही इज अ पपेट। और उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इजराइल के हाथ में है और उसके ऊपर जो है वो अमेरिका बैठा हुआ है। ठीक, एनीवेज। अच्छा, इसमें अभी सर देखें, ये तो सारी हमारी चीजें क्लियर होगी ना। अब तो हमें पता लग गया कि भारत की जानिब से भी हमारा वर्जन आ गया, पाकिस्तान का वर्जन भी हमारे सामने आ गया, हमने अमेरिका को भी देख लिया, हमने रशिया को भी, अब सॉरी इजराइल को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सर यूएई के। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब यूएई ने जो है ना हमें बड़े मुश्किल वक्त में ना हमसे पैसे वापस मांग लिए। सर मैं तो ये समझता हूँ इट्स अ वर्च्यू ऑफ गॉड कि हमारे पास पैसे थे या जिस तरह भी थे हमने वो वापस कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम सर ये हो रहा है कि सर ये जो पाकिस्तान, वो खासतौर पर अहले तशी जो अवाम वहां बैठी हुई, आबादी बैठी हुई है, उसको, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो ईरान की, कहीं की भी अहले तशी, एक तो सर उनको वो बाहर निकाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिनके गोल्डन वीजाज है उनको भी वो वहां से बाहर निकाल रहे हैं। सर क्या अपने पांव पे वाकई कुल्हाड़ी मार रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट जब वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेंगे सर कल को? दे थिंकिंग, मैं ये समझता हूं कि ऐसा लगता है कि यूएई की पॉलिसी बनाने वाले ये समझ रहे हैं इस तरह से हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसको? पाकिस्तान को, ऑफ कोर्स। ये सर इसमें तो सर पाकिस्तान तो सर वहां सिर्फ लेबर है। नहीं, एक्चुअल सर अगर देखें तो इंडियन जो बहुत स्ट्रांग है सर वहां पे। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है उस रोल से उसको वो प्रॉब्लम है। वो चाह रहा है कि ये इस रोल से बैक आउट हो, विच इज नॉट पॉसिबल नाउ। हम जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली, हम जितना अहम खित्ता है पाकिस्तान जो है, जियोग्राफिकली इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है दुनिया का कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सही। और ये जो मैं ये समझता हूं, मुझे ये कहते हुए मुझे इजाजत दें कि मैं ये कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 15 दिन का सीज फायर है, दरअसल ये आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। इन्होंने जंग नहीं बंद करनी, इनका असल टारगेट ये है। अब इनका असल जो आज से 1-2 हफ्ते पहले, अगर आपको याद होगा कि यूके से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें सऊदी और यूके, जर्मनी, जापान और कुछ ममालिक और भी थे, इटली वगैरह, उन्होंने साइन किया। उन्होंने कहा आबनाए हुर्मस को हमने खुलवाना है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है वो अभी इन लोगों का इशू बनी हुई है कि इसको पहले खुलवा ले। तो आई थिंक ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी करेंगे 15 दिन में कि उसको ये कंट्रोल कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स ऑल दे वांट। चल अली तलत, चले इसी चीज को अगर हम देखते हैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव में, अगर मैं देखता हूं तो पाकिस्तानी सारे बाहर आ गए, पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ, ठीक हो गया। इंडियन बाहर चले गए, बांग्लादेशी बाहर चले गए, उनका क्या कसूर है सर? सेटबैक किसको होगा? सर सेटबैक तो सबसे बड़ा वो मैंने आ बैल मुझे बाहर ही अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारा, जो आपने पहले फ्रेज दी है। सर दुबई की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे कंट्रोल हो रही है जिस तरह इंडिया की और अमेरिका की हो रही है। ठीक है, इसराइल कर रहा है। ठीक है। अब इससे सर देखें कि उसकी अपनी जो लेबर है, बेसिकली लेबर के बगैर कोई भी कंट्री चल नहीं चल सकता। आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी लेबर ने चलानी है। तो वो पहले ही तबाह बर्बाद हो चुका है। उनकी मेन बिल्डिंग्स, दुनिया की IT हब्स, दुनिया के बड़े बैंक्स, सबकी बिल्डिंग्स जो है वो ईरान ने वाइप आउट कर दी। अब पीछे बचता क्या है? अब तो उसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए गरीब ममालिक से ही बंदे चाहिए, वो उनको पहले निकाल रहा है। तो मेरे ख्याल से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला है ना, वो ये चाह रहा है
जो बना रहा है, जो अंदर बैठे हैं वो नहीं, जो बना रहा है वो ये चाह रहा है कि हम दुबई को पहले अपने रास्ते से पारी कर दें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी उनका जो जबले अली पोर्ट है, हाँ। जो कि आर्टिफिशियल डीप सी उन्होंने बिल्कुल बनाया ऐसे, हुआ है, बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल नकारा होने सबसे वाला बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वो नकारा होने वाला है। और आपको सर इल्म में होगा कि ईरान की और दुबई की ऑफशोर कंपनीज के जरिए $4500 बिलियन की ट्रेड होती है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई हुई है, है। अभी भी हुई है सर। अभी भी हुई है। अब अगर वो ईरानियों को निकाल देगा और ट्रेड बंद कर देगा तो उसका अपना ही नुकसान है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम लोगों को अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, क्रिटिकली जियोपॉलिटिकल सारे फ्रेम को बिल्कुल देखते हुए हमने इस चीज को कैसे कैश आउट करना है। यही ये मेरा क्वेश्चन ये है ना हमने सर, इसको असल cash out क्वेश्चन ये करना है ना सर, ये हमने इसको कैश आउट करना है। और फिर हाँ। इसके अलावा कि अब ये तो $4500 बिलियन तो डायरेक्ट ईरान की ट्रेड है ना, हाँ। बाकी दुनिया ने भी तो ट्रेड करनी है। तो देखें पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई है, इवन उन्होंने पाकिस्तान की पीटीसीएल की अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है सर, वो पैसे अभी तक नहीं दिए उन्होंने, वो तो नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिए हुए ना। अगर मैं उसी की बात करता हूँ, मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब का बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा ठीक है सर, जो भी है पॉलिटिकल हमारे और मिफ्ता साहब के इस हुकूमत के साथ या किसी भी हुकूमत के साथ बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन मिफ्ता साहब ने जो बात की उन्होंने कहा कि पीटीसीएल अकाउंट में $800 मिलियन 2006 से देने, नहीं दिया उन्होंने सर। अभी तक नहीं दिए। और अगर उसी का सूद लगाएं जो सूद है 6 पॉइंट समथिंग के हिसाब से, इसी से कम तो पे तो नहीं है ना सर। सर वो ये कहते हैं कि अगर वो भी इसमें मुनाफा भी ऐड कर लिया जाए, सारे पैसे भी ऐड कर लिए जाए, तो ये टोटल कैलकुलेशन बनती है 2800 मिलियन, यानी कि $2 अरब 800 मिलियन बनते हैं। तो सर वो पैसे भी तो इन्होंने देने हैं। अगर ये हमसे, अगर कल को अगर ये ऐसा इशू होता है तो क्या सर डॉक्टर साहब ये हो सकता है, पॉसिबल है, जब इस किस्म के जब लेन देन की बात शुरू हो जाएगी तो क्या सर पाकिस्तान ये अपने पैसे वापस मांगेगा? पाकिस्तान तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। हाँ। पाकिस्तान इस वक्त, यूएई तो बिल्कुल इस वक्त ना 3 में ना 13 में, ठीक है, वो तो एक समझ ले पपिट है और फंसा हुआ है वो कई एतराफ से। उसको ये उकसाते सीआईए वाले के ऐसे कर लो, अब ऐसे कहो, अब ऐसे कहो, अब ऐसे कहो, वो वैसे कहता है, लेकिन वो इस वक्त बुरी तरह से इनके हाथों में खेल रहा है। सही। और उनकी अपनी जाती कोई इस वक्त पॉलिसी नहीं है। उनकी पॉलिसी यूएसए की पॉलिसी, इसराइल की पॉलिसी है। दैट्स व्हाट दे आर फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं आपके पास अगर वो पैसे पाकिस्तान वापस मांगता है, हम इन्होंने बात की पॉलिसी की, ठीक हो गया, क्योंकि उससे को वो ना 3 में ना 13 में फंसा हुआ है। अगर पाकिस्तान पैसे मांगता है देन क्या सिचुएशन होगी? सर उनके पास सर, तो हाँ जी, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो ये मानना है कि जब उन्होंने पैसे मांगे थे ना, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को, हमारी टीम को ये कहना चाहिए था कि भाई हमारे इतने पैसे रहते हैं, पहले वो प्लस माइनस करो, जो बचेगा हम दे देंगे, वरना हमारे पैसे। एग्जैक्टली। अब हमारी बॉल जो है वो उनके कोर्ट के अंदर, उनको हमें पैसे वापस करने थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के अंदर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, उनके अपने वहां पे टावर्स थे, बिजनेस थे, प्लाजा थे, हमारे अपने यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स के भी हैं, खुल के बात करें ना, खुल के बात करें। सागदार साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जरदारी साहब के, उनकी पूरी फैमिली पीडीआई के बहुत सारे लोग हैं मैंने कहा मिनिस्टर्स के हैं, हर पार्टियों के हैं, हर पार्टियों के हैं ना। तो इन्होंने फौरन से फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बिल्डिंग कब्जे में ले लेंगे। तो उन्होंने फैसला किया जी हम पैसे वैसे एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानिएगा, ये जो बिल्डिंग कब्जे में लेने वाली बात है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बात है, इसका कोई वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। मतलब तो यही था ना, अगर हम जो डर गए थे, जो हम डर गए, उसका मतलब यही है। मेरा तो ये मानना है कि हमें उस वक्त हमारे प्लस माइनस करना चाहिए था। कहने लगा मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा गिरा लगाने लगा। तो इसी तरह प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में एक साहब ने इसी कुछ चेयर पे बैठ के मुझसे ये बात की, तो मैंने कहा था अगर ये होता है ना तो फौरन से पहले कर लें। बिल्कुल कर लेना चाहिए। ठीक है, आप उनकी बिल्डिंग जो है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ये पैसा पाकिस्तान से चोरी होकर बाहर गया है, तो भाई पाकिस्तान के काम आएगा ना। हाँ जी। अगर आपने 4-4.5 अरब डॉलर अगर उनको देना है, या 4.8 अरब डॉलर उनको देना है, तो उसके एवज वो पैसे आपके पास पड़े रह गए स्टेट बैंक में। हाँ जी। उसके एवज जो है, मैंने अगर कोई चोरी करके वहां बिल्डिंग बनाई हुई थी, अगर वो कन्फिस्केट भी हो जाती तो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे खुशी होगी सर इस बात में। पाकिस्तान का पैसा खुशी भी होगी, उल्टा हमें वहां से पैसे भी मिलेंगे। दुरानी साहब, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ब्लैकमेल, वो यही था कि उनको ये पता है कि हमारे हुक्मरानों के एसेट्स हैं वहां पर। ठीक है, तो उन्होंने ये तड़ी लगाई थी। और इस तड़ी को वो समझ रहे थे बड़ी करामत होगी, लेकिन हम बड़े खतरनाक लोग हैं पाकिस्तानी। सूदखोर है ना सर इस मामले में। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो हमारा जो भी एक जो असल जो चीज है जिसके ऊपर कि सर कल ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और जैसे अली तलत ने भी बात की कि एक पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह ग्रैब कर सकते हैं। अगर सर उस हिसाब से देखता हूँ तो कतर ने जो है वो अभी सर फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि
अमेरिका आया तो हमारी हिफाजत के लिए था, लेकिन उल्टा हमें ही नुकसान दे के चला गया। तो आपने जो हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया है सर, काइंडली आप अपना तबला सरंगी उठाएं और यहाँ से निकल जाएं। सऊदी अरब के साथ हमारा ऑलरेडी पैक्ट मौजूद है, तुर्की के साथ हमारा पैक्ट मौजूद है, इसके अलावा ईरान के साथ हमारा पैक्ट नहीं है, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि हम ईरान के साथ किस तरह खड़े हैं। सर जहां जहां पे अमेरिकन जो अड्डे हैं सर, वो आज तो नहीं निकलेंगे, सदियां लग जाएंगी निकालने में, लेकिन वो जो डिफेंस के इश्यूज हैं या चीजें हैं, उनको देखते हुए क्या पाकिस्तान जो एक मार्केट खाली हो रही है, स्पेस बन रही है, वैक्यूम बन रहा है, उसको सर किस तरह मर्ज कर सकता है, उसको किस तरह पूरा कर सकता है? अमेरिका किस तरह पूरा करेगा? पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी है ना सर। हाँ बिल्कुल सर, खुराक की अशे जरूरत है, बिल्कुल, ठीक है, मेडिसिन की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त ये सारे रोल बड़े अच्छे प्ले कर सकता है। जो 3 वे बना हुआ है इनका मसालियाती, वो बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। यूएई को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, सऊदी अरब को भी, कतार को भी, इन सब ममालिक को पाकिस्तान बहुत अच्छे से कर सकता है। ये लोग इनकी नस नस से वाकिफ है, ठीक है, पाकिस्तानी अरबों की। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी जगह भी चूक जाएगा। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि ये क्या कर। सो इट मींस यू आर सेइंग दैट द पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त। बिला किसी तासुब के मैं ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत शहबाज शरीफ और ये हमारे फील्ड मार्शल साहब इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया इनको बगैर किसी वजह के वाह कर रही है कि बस अब हम इनसे ज्यादा और क्या तवक्को कर सकते थे। देखिए, इंडिया को बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो इस वक्त टाइगर बन सकता था एशिया का अगर बीच में आता, लेकिन वो जाहिर है कि जो हमने डिसाइड किया, या शुक्ला साहब भी यही कहकर गए हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया इज प्लेइंग बाय अदर्स फॉर अदर्स। तो इंडिया ने अपनी अहमियत खो दी है और काफी उसका वकार गिरा। चलें सर, इन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं। विक्रम सोध साबिक रा के जो चीफ हैं, उनका मैं बयान आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक ऐसा मजबूत प्लेयर बन के बाहर आया जिसने के खिते के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा लिया। इससे पहले भारत अपने आप को रिप्रेजेंट करता था कि वो इस पूरे खिते के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। इनकी बात, ये बयान, आपका पॉइंट? सर मेरा पॉइंट तो यह है कि हमारे यानी कि जो इस वक्त मुक्तदरा है, हुकूमत है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है जो आपने पहले जिक्र की कि अभी जो अमेरिकन सिक्योरिटी ब्लॉक है ना, वो यहाँ से खाली हो रहा है। वो 4 दिनों में हो जाए, वो 1 डिकेड के अंदर हो जाएगा। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा है, बाकी जो यूएई के अलावा जितने अरब ममालिक हैं वो कहाँ जाएंगे? अब हमारी, अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर होता इस मौके पे, तो मैं वहां जाके हर एक प्रिंस से डील करता। मैं कहता भैया आप अमेरिका को $100 बिलियन एनुअली दे रहे हैं, अब हम $80 बिलियन दें। ठीक है, और मैं वहां पे अपने यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिस्कशन करके एक कोर कमांडर एक जो है पूरी अपनी कोर भेज के एक स्टेट के अंदर बिठाता, और वो वहां का चीफ आर्मी स्टाफ होता। तो सर आप सारे वहां भेज देंगे, पीछे क्या बचेगा? आपका हमसाया तो आपको बैठा हुआ है। सर हमारे GHQ के अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर है। GHQ में लाखों में नहीं है सर। आप ये सर सुनो तो सही ना। अच्छा। अभी देखें वहां पे तो ट्रेन लोग हैं, आपने सिर्फ प्रमोट करना है और उनको कमांड संभालनी है। ठीक। और क्या हम भर्ती नहीं कर सकते? आप ये कह सकते हैं कि इसमें रिटायर्ड और रिसेंट रिटायर्ड है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सर वो भी शामिल हो सकते हैं, न्यू भर्ती होके, प्रमोशन होके, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पाकिस्तान और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फूड के हवाले से भी, जिस तरह आपने कहा, मेडिसिन के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, और हम एशियन टाइगर भी बन सकते हैं। और फिर हम अगला जो सुपर पावर ब्लॉक के अंदर 5 सुपर पावर्स होंगी, जिसमें से 5 भी हम बन सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको सर, कहना तो नहीं चाहिए, होली होली नाचे पतलो जंडियाला हले दूर है। सर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, इतने ही ज्यादा सर देखें सर, कहते हैं ना मौके पे आपने चौका मारना या छक्का मारना। अगर लेट हो गया, अब इंडिया लेट्स सपोज अगर वो अपनी खारजा पॉलिसी आजाद कर लेता है, इसराइल के ब्लॉक से निकल आता है और वो कहता है कि भाई मैं हूं, तो फिर हम किधर जाएंगे? हम सोचते रहेंगे। ठीक हो गया, अभी डिसीजन लेने अभी राइट नाउ। सर आप ख्वाजा आसिफ साहब को भेजने के हक में है सर के सारे जितने भी शाह हैं उनके पास जाएं, जाके उनसे गपशप मारे। असल में देखिए ख्वाजा अच्छा सर, बांग्लादेश से सर हमारे साथ डॉक्टर नवेद जो है, नवेद मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इनके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। बिल्कुल जरूर जी डॉक्टर साहब, कैसे मजाज हैं सर आपके? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है इंतहाई शॉर्ट नोटिस के ऊपर सर हमें जो है वक्त दिया।
अच्छा सर मेरा एक बड़ा अजीब सा सर मेरा गिला है सर काइंडली जरा गिला सुन लीजिएगा, उसके बाद सर आप उस पर जो मर्जी पॉइंट दे दें। सर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी सर, हर छोटा मुल्क, हर बड़ा मुल्क, दोस्त मुल्क, दुश्मन मुल्क, उसने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी कि आपने जो है ना वो अमेरिका और ईरान की लड़ाई रुकवा दी। सर हमारे जिस्म का हिस्सा बांग्लादेश, सर उसका फॉरेन ऑफिस जो है वो कल एक प्रेस रिलीज जारी करता है सर, उसमें पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है कहीं पे, पाकिस्तान की एफर्ट भी किसी चीज के बारे में उसने बात ही नहीं की। सर क्या हम इतने बुरे हो गए हैं सर? No, I don't think this. It is that kind of thing. मुझे लगता है कि actually the foreign office want to thank all the parties involved, not to push away any specific party or not to मतलब किसी को नाराज करना बांग्लादेशी फॉरेन पॉलिसी नहीं है और ना वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के साथ तुरस्क, टर्की, चाइना और भी काफी सारे ममालिक यहाँ एक साथ जुड़े हुए थे। So it is not like that, but it is to मतलब जितने भी सारे लोग इस प्रोजेक्ट पे एक साथ इस रोकने के लिए या फिर पॉज देने के लिए, I think for that reason it says we thank all party involved. Sir, I got your point, but sir, the fact is that the Pakistan is the major key player, ठीक है सर। और सबसे बड़ा मुझे आपने जो बात कही है कि जनाब ठीक है, इसके अंदर ईरान भी शामिल था, इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, इसके अंदर तुर्की भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है, आपने सर किसी का नाम नहीं लिया, सबका नाम लिखना पड़ता है, शायद 2 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ जाती है। हाँ, और आप एक बात और अगर आप देखें कि this is the for the after many decades later, this is for the first time Pakistan got such a huge kind of major kind of victory in diplomatic sector। और आपको तो पता है कि हमारे पड़ोसी कौन है। So I don't think that Bangladesh will take any kind of risk. I got your point. Sir, I got your point. So it means that you are saying that you are still under the influence of the India? No, never. We do not want to destabilize the process of peace process that is going on. That's why you people are playing so safe, sir. That's why you people are playing so safe. It's not fair. It's not fair, sir. Actually. But our government's policy and government's thing is कि ये पीस प्रोसेस चलता रहे और ईरान में अमन कायम रहे और अमन आए और ये जो जंग हो रहे हैं इससे जो आम आदमी ईरान के उन्हें एक राहत मिले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अपना डॉक्टर नवेद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर रईस अहमद जो है स्टूडियो मौजूद है, वो ही वांट्स टू पुट अ क्वेश्चन फॉर यू सर। जी नवेद साहब केमन आशी? जी আমি ভালো আছি। अच्छा नवेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि एक अंग्रेजी की कहावत है, कहते हैं कि देयर इज अ एलिफेंट इन द रूम बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। डोंट यू थिंक कि बांग्लादेश ने इस वक्त यही रोल प्ले किया? आई डोंट थिंक सो क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त सबसे ज्यादा बिजी है जिस पॉलिसी को लेकर इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज्यादा मशरूफ है, दैट इज टू ब्रिंग शेख हसीना इन बांग्लादेश और इसलिए वो एंड द मेन मिनिस्ट्री ऑलरेडी वेंट टू इंडिया। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन ईरान, इजराइल एंड यूएसए और इसलिए हाँ अप्रैल के फर्स्ट महीने तक तो यह सब कुछ ठीक ठाक ही था ड्यू टू अवर गवर्नमेंट पॉलिसी so that people do not get any kind of problem. Okay. But later on, तमाम चीज बढ़ते गए और जब हमने देखा कि हाँ यहाँ एक चीज हो गई है तो from प्रथम आलो डेली स्टार to every mainstream media, even our government's BTV, all highlighted this thing and congratulated Pakistan for this. And I got it. Fair enough. अच्छा, लेकिन सर नवेद भाई यहाँ पे एक चीज जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा, सर ठीक है आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी पॉलिसीज हैं, आपकी अपनी खारजा पॉलिसी है, आपकी दाखिला पॉलिसी है, आपकी हर चीज अपनी है,
लेकिन सर मुझे जो चीज जो है वो नजर ये आ रही है कि आपके जो एक्सटीरियर मिनिस्टर है, अब वो अभी भारत के दौरे पर है, और सर मैंने सुना है कि कुछ आपके आपस में डील्स वगैरह भी साइन होने जा रही हैं सर, वो बिजनेस डील्स इसके हैं। बारे में तो हम लोग एग्जैक्ट इस मोमेंट पे नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो वहां से लौटेंगे हाँ। और प्राइम मिनिस्टर को वो ब्रीफ करेंगे, तभी हमें इस बारे में पता चलेगा कि वो क्या करने वाले सर हैं या बगैर क्या नहीं सर करने वाले। ये हाउ इज इट पॉसिबल सर, आपका एक्सटीरियर मिनिस्टर है, वो बगैर किसी एजेंडे के सर भारत में चला गया सर, एजेंडा के बगैर सर No, actually, Actually, बात यह है कि बांग्लादेश में प्रीवियस गवर्नमेंट फ्रॉम द शेख हसीना टाइम देयर वाज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एंड इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अडानी और अंबानी दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो और फिर पूरी बिजली के प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में जो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट पे है, दैट इज द जस्टिस फॉर शेख हसीना, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो बांग्लादेश आए और बांग्लादेश हुकूमत उसे प्रेजेंट कर सके इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो नहीं हो रहे हैं। एंड फॉर ऑल दिस पर्पस ही इज देयर, एक्चुअली दिस इज द मेन पर्पस। अदर पर्पस भी है बट दोज आर साइड पर्पस, बट दिस इज द मेन पर्पस। और ये तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया लाइक प्रथम आलो, डेली स्टार, वहां भी है दिस पॉइंट इज गोइंग ऑन एंड आई डोंट, और यही हाईलाइट पे है कि वो इसे लेकर डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी वो लोग उन्हें भेजेगी बांग्लादेश पे। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, बट देयर इज नो न्यू काइंड ऑफ सर देखिए नवेश साहब, देखिए मुझे ठीक है आपका जो ये कंसर्न है, और खासतौर पे अगर बांग्लादेशी कौम का ये कंसर्न है, ये बहुत अच्छा है कि वो एक कल्प्रिट है, उसको वापस आना चाहिए। लेकिन सर जिस तरह हसीना ने भारत की एक प्रॉक्सी के तौर पे काम किया, तो सर व्हाट डू यू थिंक कि वो आपको बड़ी आसानी से वापस कर देंगे सर अपने एसेट को? सर कभी भी कोई मुल्क वापस करता है सर? वो तो नहीं करना चाहेगी डेफिनेटली, यू नो दिस, वी नो दिस, वो डेफिनेटली नहीं करना चाहेगी। लेकिन बांग्लादेश के जो अवाम वो चाहते हैं कि उन्हें भेजा जाए, क्योंकि जब तक उन्हें ना भेजा जाए they will not accept any logic from it, क्योंकि उसने जो किया है ये है, या फिर उनकी गवर्नमेंट ने जो की है अगेंस्ट नॉर्मल पीपल, मास किलिंग सेटअप। अच्छा सर, जो nobody still accept it। ठीक हो गया सर, मुझे बताएं सर, मुझे ये शक पड़ रहा है कि जो बांग्लादेश की जो एक्चुअल जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब कि उसकी बैकबोन है, मतलब आपकी तमाम तर मैनेजमेंट जो है हुकूमत को, यानी गवर्नमेंट को एक साइड पे करके आपकी जितनी भी डिप्लोमेसी है, आपका फॉरेन ऑफिस है, मुझे तो सर कहीं शक ये पड़ रहा है, मुझे कहीं कोई थोड़ी सी बदबू आ रही है कि ये अभी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भारत है सर। No, it's not like that. It's not like that. The policy is always Bangladesh first. पहले तो वो था India first policy, but not it is not like that. नवेश साहब प्लीज kindly take a note कि either a key people are tilt towards भारत। No, देखिए अगर बांग्लादेश में not just it is not about it is not applicable just for BNP, but it is applicable for every upcoming government। अगर किसी भी गवर्नमेंट इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लाइक फॉर्मर हसीना रेजिम ये अगेन वो अप्लाई करे, so there will be again another kind of public outburst, and I don't think कि चाहे वो BNP हो या किसी भी हुकूमत हो वो ये अलाउ कर सकते हैं। So we will never move forward for that rejected policy, never। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। हम चाहेंगे कि बरसगीर में जितने भी सारे मुमलिक है या फिर मशरी या फिर मगरिब में जितने भी सारे मुमलिक है लाइक यूएसए एक्सेट्रा, सबके साथ भाईचारा बना रहे, बट वी विल नेवर अलाउ समथिंग लाइक इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल ठीक होगा सर। आपका ये सबसे जो आप ये कह रहे कि अंडर द लाइन बात थी कि आपने कहा कि आप इंडिया को कभी अलाउ नहीं करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और लेकिन जो मेरा जो फियर है अल्लाह करे वो फियर ही रहे, उस पर किसी किस्म की हकीकत ना हो। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवेश साहब। नाज़रीन आपने हमारी तमाम तर गुफ्तगू सुनी, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दो जो है बैरून मुल्क इंडिया से और बांग्लादेश से जो हमारे सहाफी भाई थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और इंतहाई शॉर्ट
नोटिस पे उन्होंने आया, और उसके साथ डॉक्टर रईस साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना अली तलत आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी, और आज हमने कोशिश की कि हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है आप लोगों के सामने लेके आए कि जो वाकई ही बिल्कुल स्क्रैच से हैं, और जिनके ऊपर जो है बुनियादें बनी हुई हैं, और शायद हम उस अपनी इस कावश में कामयाब भी हुए। तो आपकी जो है आरा जो है वो हमारे लिए यकीनी तौर पे एक बड़ी वैल्यू रखती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेम चैनल सेम वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।